Hello students, today we are going to discuss about our next topic of P block element unit 7 of 10 plus 2 class 16 group. We have to discuss about 16 group. आज हम 16 ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्योंकि 15 ग्रुप हमने पढ़ लिया था तो देखिए सबसे पहला तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करेंगे। 15 ग्रुप क्या था हमारा? 15 ग्रुप में निकोजिन फैमिली के नाम से इसको जाना जाता था। और निकोजिन जब बोला जाता था तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ ये सब एलिमेंट्स वहां पे होते थे। ठीक है, तो अब यहाँ जो हम बात करेंगे आज हम ग्रुप 16 की बात करेंगे और इसको बोला जाता है कैल्कोलोजिन फैमिली। कैल्कोजेंस फैमिली इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलिनियम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ हमारे जो एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी 7 था तो ऑब्वियसली इसका 8 रहेगा, इसका 15 था तो इसका 16 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया था, यहाँ अगर बात की थी तो हमने इसके एटॉमिक नंबर से आगे डिस्कशन किया था। ठीक है, तो करेंगे आगे। आज देखते हैं हम इसके अगले टॉपिक्स के बारे में। तो ऑक्सीजन, सल्फर, हाँ जी, देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी तो 15 के बाद 16, 33, 34, 51, 52 एंड 83, 84। तो ये अपने ग्रुप 17 के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंपेयर करके चलेंगे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, क्योंकि सबसे पहला अपना यही आता है। तो एटॉमिक रेडियस की बात करें, हमने रिसेंट भी बात की थी कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो इनका कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम करते हैं कि एटॉमिक रेडियस के बारे में कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन का साइज जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन के साइज से। क्लियर है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। एटॉमिक रेडियस की बात हो गई तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीज। और इसके पूरे ही ग्रुप का जो एटॉमिक रेडियस रहेगा उसके लिए ये साइन हम लगाएंगे, यानी कि इनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहेगा, इनका एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, कम एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 16 ग्रुप का एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू 17 ग्रुप। 17 के लिए जाएंगे तो 17 ग्रुप का एटॉमिक रेडियस कम रहेगा एज कंपेयर टू 18 ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कि जब लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था तो 17 टू 18 इंक्रीज क्यों हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा तब तक जब तक हम 18 ग्रुप पे नहीं पहुंच जाते। उससे पहले आप सोचना, जिनको क्वेश्चन का आंसर मिले कमेंट बॉक्स में डालना। अब हम अपने आगे टॉपिक्स में बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन की मैं अक्रेंस की बात करूं तो सभी को पता है 21% एटमॉस्फेयर में मिलती है, यानी कि 20.49% एग्जैक्ट ये एटमॉस्फेयर में मिलती है। 89% ये सी में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी। 46.44% ये मिलती है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ये ऑक्सीजन के अबंडेंस रेशियो है। अर्थ क्रस्ट में मिलेगी 46.44%, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में ये। उसके बाद सिलिका आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम है मिलता है अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ 89% ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कैल्कोजेंस फैमिली बोला जाता है। कैल्कोजेंस फैमिली का मतलब होता है कि इसके जो और फॉर्मिंग नेचर है सबसे ज्यादा सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ऑक्सीजन आप सभी को पता है कि कहां से ऑब्टेन होगा, तो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा यही रिएक्शन नेचर में होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, कार्बन डाइऑक्साइड है किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड O2। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है? पौधे। जो हम पानी डालते हैं उस पानी के साथ मिल करके सनलाइट का इस्तेमाल करके मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो एक एलिमेंट है वो पौधों की पत्तियों में मिलेगा और यहाँ से क्या फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसको भी हम ग्लूकोज को भी हम ही यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर ऑल एनिमल्स इसको यूज करते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि हमने एक एप्पल लिया और उसको हमने क्या किया? खाया, ईट किया। तो अब इसमें क्या होगा? एप्पल में क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? CxH2OY फॉर्मूला को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे जनरली, जो इनको फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। तो क्या C6H12O6 इस कंपाउंड को, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं कि अगर मैं मान लो x की वैल्यू 6 रखता हूं और y की वैल्यू 6 रखता हूं, तो देख लेते हैं। Cx की जगह 6 रखा, H2O y की जगह 6 रखा, देन C6 मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 आ गया। इसका मतलब इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए और हमने क्या किया? हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हुई। हमने वाटर लिया और वाटर लेने के बाद कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं C6H12O6 को ही मैं मान लेता हूं, ग्लूकोज को ही। H2O हमने लिया, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो H2O देखिए इसको अगर ऑक्सीजन दिया जाएगा तो ये किस में चला जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन हमने क्या किया? इनहेल किया। रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी ना। C6H12O6 को ऑक्सीजन हमने लिया, ये कहा लिया, तो ये किस में चला गया? CO2 प्लस H2O प्लस सम एनर्जी। एंड यहां से 1 मोल बर्न होने पे 1146 किलोजूल की एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उसमें जो सांस ले रहे हैं उसके थ्रू जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है। एक यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है और जब हम सांस लेते हैं तो बाकी गैसेस के साथ ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इतने परसेंट, 0.03% जाते, बट निकलती कितने परसेंट हमारी बॉडी से? ये 2 to 3% हमारी बॉडी से एक्सेल होती है जब हम छोड़ते हैं तब। देखिए ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि हम ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब मैं सांस ले रहा हूँ, आप लोग सांस ले रहे हैं, तो कौन सी गैस को अंदर लेके जा रहे हो? सिंपल है, ऑक्सीजन को। लेकिन सांस छोड़ रहे हो तो कौन सी गैस को छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। यही माना जाता है। तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही थोड़ी ना लेते हैं और छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेस ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में परसेंट है 78% नाइट्रोजन, वो भी तो जा रही है। 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट है, वो भी तो जा रही है। 0.01% हाइड्रोजन परसेंट है, वो भी तो जा रही है। ठीक है। एंड 0.06% में अदर गैसेस जाती है, वो भी तो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सभी गैसों का मिक्सअप हमारी बॉडी के अंदर जाता है। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ सोचने की बात ये है कि हमने 0.03% CO2 लिया और बाहर कितना निकला? 2 to 3%। जब हम वर्क करते हैं, हमारे जब वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वर्क हम करते हैं, रेस लगाते हैं या फिर हम घर में कोई काम करते हैं, तो हमारी मसल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जनरली जितना इनहेल किया जाता है उससे ज्यादा हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे इसके बारे में, ये हमारा रहेगा इसमें। अब देखिए एटॉमिक रेडियस की हम बात कर चुके, तो एटॉमिक रेडियस के बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा रिसेंटली आया था 15 ग्रुप में, वही पढ़ेंगे, बस कंपेयर करते हुए चलेंगे। जिन बच्चों को 15 ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया, अबाउट 12 क्लासेस 15 ग्रुप को लेकर के हुई थी, एंड 12 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो दोबारा से आप जाके वीडियो में देखें, रिवाइज करें। अगर वो ग्रुप आपको समझ में आ गया तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज देखिए नाइट्रोजन जो काम कर रहा था वही काम ऑक्सीजन को करता है। डिफरेंस इतना रहेगा कि जहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ गया तो एक बॉन्ड कम बना लेगा, ऑक्सीजन 2 बना लेगा। ठीक है। जहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी वही थोड़ी सी ज्यादा करके हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट सब सेम आने वाले हैं।
नाइट्रोजन ने भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड फॉर्मेशन किए थे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की फैमिली के बाकी मेंबर भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की फैमिली भी ऑक्सीजन खुद के साथ भी रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगी, यही काम नाइट्रोजन फैमिली ने किया था। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हैलाइड फॉर्मेशन होगी, यही काम नाइट्रोजन फैमिली ने किया था। तो क्या होगा, हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जो पिछले 12 क्लासेस हमारी हुई हैं, अगली जो क्लासेस होंगी वो 6 to 7 क्लासेस में एक ग्रुप खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम स्टडी कर चुके पीछे। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, बात हमने कर ली। तो दूसरी जो आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट इधर आता है, तो वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, और होती भी है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। मैं बता चुका था रिसेंट क्लास में, और +1 का जब कोई टॉपिक आएगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल पे +1 और 2 दोनों की वीडियोज होती हैं, आप उनको अच्छे से देखिएगा। बेसिक्स क्लियर करने +1 पे जाइए, नॉलेज लेनी है +2 पे जाइए, मार्क्स गेन करने +2 पे जाइए, ठीक है, और कंपटीशन को फाइट करना है तो मस्ट है कि +1 को डीपली पढ़िए। आज अब चलते हैं आयोनाइजेशन क्या होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 8 है ना, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, और टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाता है 60, ठीक है। जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो आने वाली संख्या एटॉमिक मास हो जाती है। तो यहाँ जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। हर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो सकती है सभी एलिमेंट्स में। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा प्रोटॉन के इक्वल ही रहेंगे, एक न्यूट्रल एटम की अगर बात करें तो, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल एटम को नहीं ले रहे हो, कोई बच्चा आ जाए बोले कि सर Na पॉजिटिव है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो यहाँ तो हम बात करेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन तो 10 है और प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, 11 है। तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मतलब जो नंबर थे वो इक्वल नहीं है, बट ये एलिमेंट भी तो न्यूट्रल नहीं है। हमने वही तो बात की कि न्यूट्रल एलिमेंट के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट है उसका लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमें बाहर करना है, बाहर निकालना है उसको, और बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होगा तो उसको निकालने में तो प्रॉब्लम होगी, तो हम लूजली बाउंड यानी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। If the outermost cell electron and nucleus both are close to each other, then ionization enthalpy will be high. एंड ऐसा ही कुछ क्या होता है ऑक्सीजन के लिए होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि हमने साइज के बारे में बात की है, तो नाइट्रोजन का साइज क्या ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन छोटा है, तो छोटे के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी समझाते हैं थोड़ा सा, इसको इरेज कर दे, कोई काम का नहीं है, अभी थोड़ा सा कंपेयर करना था, कर लिया हमने, ठीक है। तो देखिए ये केस था नाइट्रोजन का, डायग्रामेटिकली समझा। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो 7, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो फर्स्ट सेल में मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, सिंपल है। एंड सेकंड सेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। अब आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल है यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब लूजली बाउंड का मतलब क्या है कि अगर हम बोर के कॉन्सेप्ट को पढ़े, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बोर को लेकर के यहाँ पे, तो हम बोर के कॉन्सेप्ट को पढ़े तो वो कहता है कि हर सेल की अपनी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब सेकंड सेल की एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो फिक्स है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन निकले एक ही एनर्जी में निकलेगा। बट अकेला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर आप ये कहो कि सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी एनर्जी के साथ निकलेगा, तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी दी गई थी उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। उसका रीजन बताएंगे क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन के केस को इधर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का कुछ ऐसा सीन था, यहाँ प्लस चार्ज है, देखिए यहाँ डिफरेंस आप देख पा रहे हो, इधर साइज बड़ा है इधर छोटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है।
तो यहां भी इनर सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और आउटर सेल में एटॉमिक रेडियस सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, पहले में 2 है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहां से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, साइज जिसका छोटा है वहां एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिंपल है, सभी को समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां ज्यादा होती है। ठीक है, होती कि नहीं होती, सभी को समझ में आ गया। बट यहां एक समझने का जो केस है वो क्या है, हमें दिख ये रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। जनरल ट्रेंड्स भी यही कहते हैं, दिखने में भी लग रहा है साइज छोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो कैसे निकालेगा। लेकिन जो यहां नोटिस करने की बात है वो ये है कि नाइट्रोजन हैव more ionization enthalpy as compared to oxygen exceptionally. Why? क्यों? तो हम इसकी और डीप में चल करके बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहां से आज के कॉन्सेप्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि नाइट्रोजन हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों वो समझ लेते हैं। देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लिख के बताता हूं आपको, उस प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, ऐसे किसी भी सिस्टम के लिए होगा तो ये प्रॉपर्टी वहां आप यूज करोगे। हाफ फिल्ड है एंड फुली फिल्ड। ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। और ये चीज तो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर आप एक पानी का बर्तन लेकर के सर पे रख के जा रहे हो और वो आधा भरा हुआ है, मतलब पानी पूरा भरा हुआ नहीं है उसके अंदर, फुल से थोड़ा सा कम है, पार्शियली वाटर फिल्ड है उसके अंदर, और एक पूरा भरा हुआ है, तो आप उसको लेकर के चलोगे तो किसको चलने में आसानी रहेगी, फुल भरे हुए या थोड़ा सा कम पानी या आधे भरे हुए बर्तन के अंदर। ठीक है, माइंड में आ रहा होगा ना कि आधे भरे बर्तन के अंदर तो ऑब्वियसली कि बोझ कम होगा, वजन कम होगा, तो हम ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। लेकिन वो आपने सुना होगा ना, आधा जल गगड़ी छलकत जाए, तो वही बात है कि जो जल की आधी भरी हुई बर्तन होगा ना, वो क्या होगा, उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होगा, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा वाटर की वजह से। यही यहाँ पे कि फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, जैसे वो बर्तन फुल्ली फिल्ड था वो ज्यादा स्टेबल था, भले उसमें वजन ज्यादा था लेकिन स्टेबिलिटी उसके अंदर ज्यादा थी। केमिस्ट्री में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी ज्यादा स्टेबल होती हैं, क्यों होंगी, +1 के थर्ड कॉन्सेप्ट में, थर्ड यूनिट में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आप देखना वीडियोस को अच्छे से समझा देंगे वहां पे। तो अब चलते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो 1s2 2s2 एंड 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नाइट्रोजन के लिए होती है। ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p4, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं सिर्फ यहाँ p की बात करूंगा, p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 एंड 3, 2px 2py एंड 2pz। यहाँ की अगर बात करें तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px2 2py1 2pz1, यहाँ 1 1 1। देखिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन निकलने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हाफ फिल्ड मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अगली कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, स्टेबल आएगी, जल्दी से छोड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, आज का यही कॉन्सेप्ट, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में। एंजॉय करो इस कॉन्सेप्ट को, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। हमने आज बात कर ली थी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की कॉमन सी बात है कि नाइट्रोजन से ज्यादा ही होगी। सब जनरल ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन था जो जनरल ट्रेंड्स को फॉलो ना करते हुए उसको एक्सेप्शनल बिहेवियर में शो कर रहा था, उसको ओवरकम करके जा रहा था। मैंने इसको समझा दिया है। ठीक है, कल हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन कितना रिएक्शन करेगी, नाइट्रोजन कितना करती थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिल रही हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, अपने डाउट्स को लेकर के क्लियर करने में कोई हेल्प मिल रही हो, तो जो काम करना है वो तो करना ही है आपको। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि आपके प्रॉब्लम्स मेरे तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।